नमस्कार दोस्तों। हमारा जो DSSP का पार्ट 1 का एग्ज़ाम होता है उसका ये डिस्कशन है। जीएस के सेक्शन का 20 क्वेश्चंस करेंगे और इससे पहले लगभग 43 सेशंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये 44th सेशन है, बीच में एक ब्रेक आ गया था। बट पिछले 2 सेशंस मतलब आपको ये पता ही है कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे में अब ये डिस्कशन स्टार्ट किया गया है 8 o'clock मॉर्निंग में। तो चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट। ये 20 क्वेश्चन देखते हैं। आपको पता है कि हर क्वेश्चन के लिए आपको ड्यू टाइम दिया जाएगा, ठीक है ना? तो उस टाइम में ही आंसर करें। आई वोंट बी एबल टू कमेंट यू, बट लास्ट में मुझे स्कोर ज़रूर बताइएगा अपना, ठीक है? तो First question. The Securities and Exchange Board of India, SEBI, has recently constituted a committee on Social Stock Exchange, SSE, under the chairmanship of। उस वक्त में ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होता था और हमने अपनी क्लासेस में डिस्कशन भी किया होगा, लेकिन वर्तमान में इसका इतना महत्व नहीं है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने हाल ही में डैश की अध्यक्षता में सोशल स्टॉक एक्सचेंज एसएससी पर एक समिति का गठन किया है। अब इसका हेड कौन है? तो रघुराम राजन, नंदन नीलकाणी, इशात हुसैन या फिर विनोद राय जी। तो 5 सेकंड्स का टाइम होता है आपके लिए। यहाँ पे याद रखेंगे आप, इशात हुसैन थे जिन्हें कि इस समिति का हेड बनाया गया था। फिलहाल की बात करें तो आपको याद रखना पड़ेगा और याद रखना चाहिए क्योंकि सेबी पे क्वेश्चन आते हैं। तो अजय त्यागी चेयरमैन है सेबी के अभी। सेबी जो था वो 1988 में 12 अप्रैल को इसे इस्टेब्लिश किया गया था। हालांकि इसे स्टैच्यूटरी यानी कि वैधानिक स्तर जो था, आज़ाद स्तर जो था, आज़ाद वैधानिक स्तर भारतीय संविधान के अनुसार, वो 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुआ। तो ये तो ज़्यादातर लोगों को पता है कि 1988 में इसका गठन हुआ था, लेकिन अब ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन ये आ जाए कि सेबी जिसका गठन 1988 में हुआ था उसको वैधानिक स्तर कब प्राप्त हुआ था? तो आंसर होगा 1992 थ्रू द सेबी एक्ट 1992। या फिर सीधा क्वेश्चन आ जाए कि सेबी एक्ट कब आया था? तो 1992 में आया था। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और ये इनका लोगो है। दिस इज अजय त्यागी। क्लियर जी? बढ़िया है, गुड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been awarded प्रेम भाटिया अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग पॉलिटिकल रिपोर्टिंग फॉर 2019? 2019 के लिए उत्कृष्ट राजनीतिक रिपोर्टिंग के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार किसको दिया गया? इसीलिए पुरस्कार कोई नहीं छोड़ना चाहिए जब DSSP का एग्जाम हो। तो सबसे पहले है ईशान कुकरेती, फिर शरद बालासुब्रमण्यम, राजदीप सरदेसाई या फिर रवीश कुमार जी। रवीश कुमार वो हैं जिन्हें कि अभी हाल ही में मैग्से से मिला है, तो इसको याद कर लीजिएगा। ये पूछा जा सकता है। हालांकि इस अवार्ड को उस वक्त में यानी कि 2019 के लिए जीता था राजदीप सरदेसाई ने। आप जानते ही हैं लोकल मीडिया और ग्लोबल मीडिया में बहुत गालियां पड़ती हैं इनको। हाँ, सो दिस इज राजदीप सरदेसाई। और राजदीप सरदेसाई CNN, CNBC और कुछ समय BBC के लिए, कुछ समय क्या कहते हैं उसको, टाइम्स ग्रुप में तो हैं ही। खैर, तो बहुत सारा काम कर चुके हैं अलग अलग जगह पे। इनका चेंज होता रहता है, जैसे ये जहाँ देखते हैं उसके अकॉर्डिंग। हाँ, पॉयला बैसाख इज, व्हाट इज पॉयला बैसाख? इस तरीके से आपको क्या करना होगा, कुछ फेस्टिवल्स, ये महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। तो अभी पिछला जो मैंने बताया आपको कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है प्राइज या रिवॉर्ड, उसी तरीके से एक फेस्टिवल बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है और जरूर पूछा ही जाता है। तो जो लोग न्यूज़ पढ़ते हैं उनके लिए आसान है। पहला बैसाख इज ओडिशाज न्यू ईयर, बंगाल न्यू ईयर, गुजराती न्यू ईयर या फिर असमीज न्यू ईयर। हालांकि इट्स नॉट ए वेरी गुड क्वेश्चन,
लेकिन हाँ फिर भी आप, क्योंकि इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है, जब इसे बंगाली न्यू ईयर कहते हैं तो उस वक्त में ओडिशा और असम में भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है, एंड दिस इज ट्रू अबाउट दैट। बट पोइला बैसाख की शुरुआत बंगाल से हुई थी और वो फिर उसके बाद फैला दूसरे क्षेत्रों में, इसलिए इसका आंसर यहाँ पे पोइला बैसाख होना चाहिए। और इस तरीके का क्वेश्चन होना नहीं चाहिए जो कि इस तरह ऐसा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो। बंगाली न्यू ईयर होता है साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन सोलर न्यू ईयर है, यानी कि इट इज बेस्ड ऑन सूर्य की स्थिति पर बेस्ड होता है। द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन 14th अप्रैल इन बांग्लादेश एंड 15th अप्रैल इन इंडियन स्टेट्स। 15 अप्रैल को सेलिब्रेट होता है इंडियन स्टेट्स में, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड असम, जैसा कि मैंने बताया कि असम में भी सेलिब्रेट किया जाता है, एंड बाय बंगालीज रिगार्डलेस ऑफ रिलीजियस फेथ। अब ये होता है कि जो बंगाल के लोग हैं वो जो रहते हैं असम में या फिर दूसरी जगहों पे, वो इसे सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए ये अब असम में और त्रिपुरा बंगाल में भी सेलिब्रेट होने लगा है। लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तो इसका जो ओरिजिनेशन है और जो ओरिजिनली जो लोग सेलिब्रेट करते हैं दे आर बंगाली, सो हम बंगाल से इसका आंसर देंगे, राइट। तो पोइला बैसाख याद रखेंगे। इस तरीके के बहुत सारे फेस्टिवल्स हम करवाएंगे आपको टॉपिक के हिसाब से, एंड वी विल बी एबल टू डू दैट। वैताल ड्यूल टेम्पल इज लोकेटेड इन, लोकेशन ऑफ टेम्पल जिसमें कि कामाक्षी टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल, कामाख्या टेम्पल, पालिताना टेम्पल, महाबलीपुरम, हम्पी, ये बहुत महत्वपूर्ण है टेम्पल। तो जो मैंने लिस्ट बोली है इनको जरूर कर लीजिएगा। वैताल ड्यूल टेम्पल कहाँ पे है? क्वेश्चन है बड़ा सीधा सा, वैताल ड्यूल टेम्पल कहाँ पे है? कर्नाटका में, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, फिर राजस्थान में, या फिर उड़ीसा में। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी जगह पे वैताल ड्यूल टेम्पल है। जब वैताल ड्यूल टेम्पल की बात करते हैं तो आपका आंसर होना चाहिए उड़ीसा, यानी कि फोर्थ आंसर होगा। उड़ीसा में है वैताल ड्यूल टेम्पल। ये कलिंग आर्किटेक्चर, ये कलिंग आर्किटेक्चर पे बना हुआ टेम्पल है, यानी कि कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इसके अंदर लगा हुआ है। कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर वो होता है जिसके अंदर जो गोपुरम होते हैं वो बिल्कुल सीधे ऊपर की तरफ जाते हैं, हल्का सा टेपर होता है, आगे रथनुमा जगह बाहर की तरफ निकली हुई होती है। दिस इज कॉल्ड कलिंगा आर्किटेक्चर। बैताल दुएला टेम्पल या बैताल ड्यूल टेम्पल 8th सेंचुरी में, यानी कि 8वीं शताब्दी में हिंदू टेम्पल था। ये टिपिकली खाकड़ स्टाइल में बना हुआ है, जो कि कलिंग स्टाइल की एक स्टाइल है, खाकड़ स्टाइल। कलिंग पुराना नाम भी है, उड़ीसा के लिए बोला जाता है। डेडिकेटेड टू गॉडेस ऑफ चामुंडा, याद रखेंगे चामुंडा देवी को डेडिकेटेड है, भुवनेश्वर में है जो कि कैपिटल सिटी है उड़ीसा की। इसको लोकली तिनिमुंडिया टेम्पल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तिनिमुंडिया डुवाला, तिनिमुंडिया डुवाला टेम्पल के रूप में भी इसका नाम जाना जाता है। ये सारी इंफॉर्मेशन याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयना रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ, कोयना रिवर किस नदी की सहायक नदी है? ये क्वेश्चन है और बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। कावेरी नदी की, ऑप्शन बी गोदावरी नदी की, सी कृष्णा की, या डी नर्मदा की। आपको बताना है इन चार में से किसकी है। जी 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 जी, तो यहां पे आप आंसर आएगा कृष्णा नदी की। कोयना रिवर जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। याद रखेंगे दक्षिण भारत की, यानी साउथ इंडिया में सबसे बड़ा हाइडल पावर प्लांट कोयना है। कोयना हाइडल पावर प्रोजेक्ट इज लार्जेस्ट, जिससे सबसे ज्यादा बिजली बनाई जाती है, राइट। हाँ, थैंक यू फॉर द पिक्चर। पिक्चर से थोड़ा सा समझ में आ जाता है। कोयना रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर विच इज ओरिजिनेटिंग इन महाबलेश्वर। को महाबलेश्वर से निकलती है, महत्वपूर्ण है। सतारा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है जहाँ पे महाबलेश्वर है, वहाँ से निकलती है। महाबलेश्वर रीजन है टूरिस्ट के लिए बहुत फेमस है। आप अगर समय मिले नौकरी लगने के बाद जाइएगा, मुझे भी ले जाइएगा, मैं थोड़ा घुमा दूंगा। मैं हो चुका हूँ वहाँ पे, होके आ चुका हूँ। It rises near Mahabaleshwar, a famous hill station in the Western Ghats. Western Ghats, ये Western Ghats का हिस्सा है। Western Ghats को दूसरे नाम से कैसे जानते हैं आप इसका आंसर कर सकते हैं कमेंट दे करके। लेंथ है कोयना की 130 किलोमीटर। याद रखिएगा इसका वाटर लेवल लगातार बढ़ता और घटता रहता है।
ठीक है जी, बढ़ता और घटता रहता है। थोड़ा सा मैप पे अगर देख लें तो ये है भीमा रिवर, भीमा एक फेमस रिवर है, ये है कृष्णा रिवर, और बिल्कुल यहाँ पे है कोयना रिवर, यही है कोयना क्षेत्र कहलाता है ये। तो ये है कोयना रिवर, ठीक है ना। कोंकणी भाषा बोली जाती है, कोंकण क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और यही क्षेत्र है जो कि सबसे ज़्यादा मतलब टूरिस्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्पॉट है। सतारा डिस्ट्रिक्ट में महाबलेश्वर जगह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। A person to be appointed as judge of Supreme Court should have which of the following qualification? सीधा सा क्वेश्चन है कि एक जज है जो कि सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त होने के लिए उस व्यक्ति की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? He should have been a judge of High Court for 6 years. हाई कोर्ट का जज होना चाहिए 6 साल से। He should be a citizen of India. वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ये दो ऑप्शन दिए गए हैं, only two, neither one nor two, only one, both 1 and 2। जी अपना स्कोर जरूर रखिएगा एंड डिस्कस विद मी दैट स्कोर only 2। क्यों? देखिए बड़ा सिंपल सा है, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट में वो अपॉइंट हो सकता है जो ऑलरेडी हाई कोर्ट में वर्किंग हो। सुप्रीम कोर्ट में कौन अपॉइंट हो सकता है? जो हाई कोर्ट में वर्किंग हो। अब हाई कोर्ट में अगर कोई एडवोकेट है तो वो 10 साल तक, और अगर हाई कोर्ट में कोई जज है तो 5 साल तक वो जज होना चाहिए या 10 साल तक एडवोकेट होना चाहिए, तब वो सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकता है। और सुप्रीम कोर्ट के जो 30+1 का क्राइटेरिया है उसमें से चीफ जस्टिस बनने के लिए पहली बात तो वरीयता होती है, दूसरी बात प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, राइट। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक गेम ऑफ वोट्स विजुअल मीडिया पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन इन डिजिटल एरा इज रिटन बाय। किताबों पे एक प्रश्न आता है लेकिन इसको हम धीरे धीरे नहीं 10 साल तक वकील और 5 साल तक जज। हाँ, एचसी में 10 ईयर नहीं चलेगा क्योंकि वहां पे वकील का ऑप्शन दिया हुआ है। हाई कोर्ट में 10 साल केवल वकील और 5 साल जज, याद रखेंगे इसको अगर जज का क्राइटेरिया है तो ये बुक है, लेकिन ऐसी बुक्स आती हैं पर आप सारी बुक्स तो याद नहीं कर पाएंगे। आजकल तो लिखने की बाढ़ सी आ रखी है, कोई भी लिखने लगता है, तो इसलिए हम उसमें से चुनिंदा बुक्स को कर लेंगे और उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। 65 इयर्स तक काम कर सकता है सुप्रीम कोर्ट का जज, और अब हाई कोर्ट का जज भी 65 इयर्स तक ही काम कर सकता है। पहले तक हाई कोर्ट के जज जो थे ऊटपटांग फैसले देने लगते थे नजरों में आने के लिए, ताकि वो सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, क्योंकि इनकी एज होती थी 62 इयर्स। तो अब इस 62 को खत्म करके 65 कर दिया, सो दैट अब ये जहाँ पे हैं वहीं पे संतुष्टि महसूस करें और बेवजह में ऐसे ऊटपटांग फैसले ना दें। तो अब 65 इयर्स ही है एज हाई कोर्ट के लिए भी। खैर, सुनील मेहता, फरहद बशीर खान, विनोद राय या सुशील चंद्रा, इनमें से किसने लिखी है ये बुक गेम ऑफ वोट्स, वोटों का खेल? जी, ये बुक लिखी है फरहद बशीर खान ने। फरहद बशीर खान जो कि एक राइटर हैं, एक फोटोग्राफर हैं मुख्य रूप से, तो ही इज अ फोटोग्राफर एंड अ राइटर। तो गेम्स ऑफ वोट्स इन्होंने लिखी है। महत्वपूर्ण किताब है जिसके अंदर की ये बात को खुलासा किया गया है कि किस तरीके से वोट्स के लिए राजनीति की जाती है और किस तरीके से सोशल मीडिया का उपयोग किया जाता है उसके लिए, और गवर्नमेंट को क्या कहते हैं साफ कर दिया, तो इसलिए मतलब गवर्नमेंट को क्लीन चिट दे दी, तो इसलिए अवार्ड मिला इसको। दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट आयरन ओर इज एक्सपोर्टेड टू जापान एंड साउथ कोरिया वाया। दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट जो होती है आयरन ओर की बेल्ट है, इज एक्सपोर्टेड टू चाइना एंड साउथ कोरिया वाया। चाइना और साउथ कोरिया को भेजा जाता है यहाँ से जो आयरन है, कहाँ से होकर के, तो रास्ता कहाँ पे है, यानी कि आपको पोर्ट बताना है। मार्मुगो पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट, कांडला पोर्ट और
मैंगलुरु पोर्ट। आपको पता है टोटल 12 मेजर पोर्ट हैं, जिसको कि अब आप +1 कर सकते हैं। तो 12 मेजर पोर्ट हैं, उनमें से कौन सा पोर्ट है जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है? जिन लोगों ने मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया हमारे साथ किए हैं उनको बड़ा आसानी से पता होगा, विशाखापट्टनम है, जहां से कि इन बेल्ट से प्राप्त आयरन ओर को भेजा जाता है। कहां पे? खास करके जापान और कोरिया में भेजा जाता है। ये देखिए, ये है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट और ये है उड़ीसा झारखंड बेल्ट। इन दोनों का जो आयरन ओर है वो यहां वाइजैग से भेजा जाता है, विशाखापट्टनम से। ठीक है, ये हो गया उड़ीसा झारखंड बेल्ट, जो कि छोटा नागपुर बेल्ट भी कहलाती है। तो ये छोटा नागपुर हो गई, ये दुर्ग बस्तर हो गई छत्तीसगढ़ वाली, दुर्ग बस्तर छत्तीसगढ़ की बेल्ट हो गई। ये जो क्षेत्र हो गया बेल्लारी एंड चित्तल दुर्ग कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? बेल्लारी चित्तल दुर्ग चिकमंगलूर की बेल्ट, जो कि मैंगलोर के का जो तट है वहां से जाती है और गोवा के तट से जाता है। ये वाला, ये जो है, ये है महाराष्ट्र गोवा बेल्ट, जिसे बालाघाट रेंज भी कहा जाता है। यहां से जाता है गोवा से प्राप्त होने वाला लोहा। लोहे की अगर बात करें, आयरन ओर की बात करें, तो आपको पता है सबसे अच्छे प्रकार का जो सबसे हाई क्वालिटी जो आयरन होता है वो होता है मैग्नेटाइट। इसके बाद होता है हेमेटाइट। ये हमारे यहाँ मिलता है, हमारे यहाँ मैग्नेटाइट नहीं मिलता। उसके बाद होता है साइडेराइट और फिर होता है डोलोमाइट। गोवा में सबसे खराब क्वालिटी का लोहा मिलता है, लेकिन टेक्नोलॉजिकली रोबोटिक्स वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए जापान हमसे बहुत मात्रा में इसे खरीद लेता है और हम भी दे देते हैं। तो वापस आते हैं, बात करते हैं अश्वघोष की। अश्वघोष, अ पोएट हु कंपोज्ड ए बायोग्राफी ऑफ द बुद्धा, बायोग्राफी ऑफ द बुद्धा जिसे कहा जाता है बुद्ध चरित, लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ विच रूलर? किस रूलर के कोर्ट में रहा करता था? किस रूलर के कोर्ट में रहा करता था? ऑप्शन ए गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी, बिंदुसार, कनिष्क या फिर अशोक। तो यहां पे आपको ये पता होगा कि बिंदुसार और अशोक दोनों ही मौर्य वंश के शासक थे। कनिष्क इसका आंसर होगा थर्ड। गौतमीपुत्र सातकर्णी एक सातवाहन वंश का शासक था। जहां तक बात कर सकते हैं कनिष्क की, तो कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। अश्वघोष याद रखिएगा, अश्वघोष वसुमित्र, नागार्जुन, चरक, ये सब समकालीन थे, कॉन्टेम्परेरी थे कनिष्क के। तो कनिष्क के कॉन्टेम्परेरी थे ये सब कुछ, सब लोग। जब कुंडलवन वो जगह थी कश्मीर में जहां पे कि चौथी बौद्ध संगति हुई थी, जिसे आप याद रख सकते हैं रावा पाका, यानी राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये जो फोर्थ संगति थी ये कुंडलवन में हुई थी, कनिष्क के टाइम पे हुई थी। एंड कनिष्क इज नोन फॉर 78 एडी में शक संवत चलाया था, सका संवत, शक कैलेंडर चलाया था। सॉरी फॉर दैट, मैं आदत से मजबूर हूं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन करवाने के, वरना मैं भी चाहता हूं कि जल्दी से निपट जाए काम। विच एथलीट वॉन विमेन्स 200 मीटर गोल्ड एट पोजनान एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2019? खेलों के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था, खेलों से क्वेश्चन आता ही है, जरूरी है। ऑप्शन ए साथी गीता, दूती चंद, ललिता बाबर और हिमा दास। इनमें से कौन है जिसको कि 2019 का एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स पोजनान में गोल्ड जिसने जीता? आप याद रखेंगे हिमा दास का नाम। हिमा दास एथलेटिक ग्रैंड प्री में 2019 में 200 मीटर गोल्ड जिन्होंने प्राप्त किया है।
Next is X is a type of soil that develops deep cracks during hot weather, which helps in proper aeration of the soil. Identify X. X एक प्रकार की सॉइल है जिस सॉइल में क्रैक्स पड़ जाते हैं गर्मियों के दौरान, जिसके कारण उसके अंदर हवा अच्छे से जा पाती है। इस सॉइल का नाम बताइए। ऑप्शन ए ब्लैक सॉइल, बी एलुवियल सॉइल, सी रेड एंड येलो सॉइल और डी लेटराइट सॉइल। तो इन चारों में से कौन सी सॉइल है? सॉइल पे एक टॉपिक रहेगा, सारी सॉइल करेंगे। हालांकि ब्लैक सॉइल जो होती है वो इसका आंसर होगा, क्योंकि ब्लैक सॉइल की जो होती है पानी को सोखे रखने की, वाटर एब्जॉर्प्शन ड्यूरेशन, सबसे ज्यादा लंबे समय तक पानी को सोखे रख सकती है। हालांकि अगर मैं बात करूं लोमी सॉइल की, जो कि यहां पे ऑप्शन नहीं है, तो वो मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन होता है लोमी सॉइल यानी दोमट मिट्टी के द्वारा। अब दोमट कहां से नाम आया? दोमट यानी खादड़ प्लस बांगड़, ये वो क्षेत्र होता है जहां से खादड़ और बांगड़ दोनों एक दूसरे से जुड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following schedule of Indian Constitution has the provision of relating to the disqualification of the member of the parliament and state legislation on the ground of defection? Defection यानी कि दल बदल के आधार पर किसी मेंबर को ये प्रोविजन कहाँ पे है कि डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या फिर स्टेट लेजिस्लेचर का हो। ऑप्शन ए 11th शेड्यूल, बी 9th शेड्यूल, सी 4th शेड्यूल और डी 10th शेड्यूल। तो 1 2 3 4 आपको बताना है। 11th शेड्यूल में है पंचायत, 9th शेड्यूल है लैंड रिफॉर्म्स, 4th शेड्यूल में है राज्यसभा और 10th शेड्यूल में है एंटी डिफेक्शन। एंटी डिफेक्शन जो कि 1985 में 1985 में 52nd अमेंडमेंट द्वारा लाया गया था। इट वॉज राजीव गांधी गवर्नमेंट। 1985 में ये राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी, तब इसे लाया गया था एंटी डिफेक्शन को। इसके बाद भी इसमें चेंजेस आ चुके हैं। अब इसको याद रखेंगे आप, 1/3 एंड 2/3 का लॉ है। 1/3 पीपल कैन डिफेक्ट, इस पे डिफेक्शन लागू नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सोशल रिफॉर्मर ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया स्ट्रेस्ड द आइडियल ऑफ साल्वेशन थ्रू सोशल सर्विसेज एंड सेल्फलेस एक्शन? भारत में किस समाज सुधार संगठन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कर्म के माध्यम से मुक्ति के आदर्श पर जोर दिया? ऑप्शन ए आर्य समाज, बी ब्रह्म समाज, सी रामकृष्ण मिशन और डी वेद समाज। आपको आंसर देना है इनमें से कौन सा है। शायद ज्यादातर लोगों को आंसर पता चल गया होगा, रामकृष्ण मिशन। इसकी बात अगर करें, एक व्यक्ति थे नरेंद्र दत्त, 16 साल की उम्र में घर से निकल गए थे, जाकर के मिल गए रामकृष्ण परमहंस से, ज्ञान की प्राप्ति करनी थी। रामकृष्ण परमहंस से पूछा कि क्या आपने भगवान को देखा है? रामकृष्ण परमहंस हर व्यक्ति में भगवान देखते थे, अपनी बीवी को भी माँ कहते थे, शारदा माँ। बोले हाँ मैंने देखा है। बस इनको अपना गुरु बना लिया और बाद में कहलाए विवेकानंद। और 1897 में अपने गुरुजी के नाम पे रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, आज भी कार्यरत है। रामकृष्ण परमहंस का जो थॉट था वो ये कि समाज सुधार बाद में करो, पहले पेट में खाना दो। तो पहले व्यक्ति की जरूरतों को, उसकी सोच को पूरा कर दीजिए,
तब जाकर के उसको समाज सुधार समझ में आएगा। तो एक पूरा अखंड क्या कहते हैं उसको, लंगर चलाते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट, द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए बोथ 1 and 2, बी ओनली 1, सी ओनली 2 और डी नीदर 1 nor 2। आका विवेकानंद, यस इट इज, आलियास दे दो उन्हें, यस। तो यहां पे आंसर होगा ओनली 1, यानी कि केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट, द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। ये गलत है, क्योंकि आप इसको चेक कर लीजिएगा, छोड़ दो, वैज्ञानिक हो नहीं यार, तो इतना ज़्यादा मैं दिमाग लगाता नहीं इस पर। कमीशन के मैंने पढ़ा तो था, बट मैं भूल गया कि नाम क्या होता है। वैसे भी केमिस्ट्री बहुत सिरदर्द वाला चीज़ था हमारे लिए हमेशा ही। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस CACP सबमिट इट्स रिकमेंडेशंस ऑन MSP, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इन फॉर्म ऑफ प्राइस पॉलिसी रिपोर्ट एवरी ईयर सेपरेटली फॉर 5 ग्रुप्स ऑफ commodities. Which of the following is not one of the group of commodities? 5 ग्रुप के लिए MSP देती है एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, जो कमेटी बनाई गई है। तो आपको ये यस आपको ये बताना है कि कौन सी उन 5 कमोडिटीज में से नहीं है। ऑप्शन ए जायद क्रॉप, देखिए एक होती है रबी, एक होती है खरीफ, और फिर होती हैं जायद फसलें। जायद फसलों की जब आप बात करेंगे तो रबी तो वो हो गई जो नवंबर में उगती है, जिसको कि ठंड की जरूरत होती है, खरीफ वो हो गई जिसको पानी की जरूरत होती है, चावल, और जायद वो हो गई जो आप सलाद में खाते हैं, है ना। तो नेक्स्ट इज रबी क्रॉप, रॉ जूट। जूट के प्रोडक्शन में पश्चिम बंगाल टॉप पे है, दूसरे नंबर पे, मतलब दुनिया भर में पहले तक बांग्लादेश होता था, अब हम टॉप पे हैं। 2005 में हमने राष्ट्रीय जूट नीति बनाई थी, याद रखेंगे इसको। खरीफ की क्रॉप, आपको आंसर देना है इनमें से कौन सी है, जो इनमें से कौन सी वन ऑफ द ग्रुप कमोडिटी, नॉट वन ऑफ द, आपको बताना है नॉट वन ऑफ द। तो यही है खीरा ककड़ी, है ना। तो जायद क्रॉप है जिसको कि सपोर्ट नहीं है, क्योंकि ये आपकी पेट नहीं बुझा रही है। ये ऐसी चीजें हैं जिनको सपोर्ट की जरूरत है। रॉ जूट भी पेट की भूख तो नहीं करती, क्योंकि इससे कट्टे वट्टे बनते, कट्टे मतलब वो वाले नहीं, कट्टे मतलब बोरी और वो पर्दे वगैरह बनते हैं। पर इसको बहुत ज्यादा चैलेंज मिल रहा है सिंथेटिक यार्न से, जो USA में बनाया जाता है, प्लास्टिक वाला। अब आप चटाई वगैरह नहीं यूज करते ना जूट की। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, हु वॉज द कोर्ट पॉइंट ऑफ चालुक्य रूरल पुलकेशिन? चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि कौन थे? ऑप्शन ए कालिदास, बी बाणभट्ट, सी श्याम कीर्ति, या डी रवि कीर्ति। अब ये तो आपको पता है कि जो कालिदास थे उन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे, और ये आप इनके टाइम पीरियड को जोड़ सकते हैं चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य के नाम से, राइट। तो यहां पे होगा रवि कीर्ति, श्याम कीर्ति जैसा कुछ नहीं है। अगर बाणभट्ट की बात करें तो हर्ष के पास जाएंगे आप, हर्ष के टाइम पे इन्होंने रचना की थी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हर्षचरित, है ना। बजट 2018-19 अनाउंस्ड ऑपरेशन ग्रीन टू कंट्रोल प्राइस फंक्शंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ऐसी कुछ टर्म्स आ जाती हैं, ये काम की नहीं है आपके, लेकिन आप ध्यान रखिएगा। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप, इनमें से कौन सी क्रॉप के प्राइस को रोकने के लिए पोटैटो, टोमेटो, ऑनियन या शुगर केन के लिए ऑपरेशन ग्रीन चलाया गया बजट के द्वारा? तो ऑप्शन ए 1, 2 and 3, बी 1, 2, 3 and 4, सी 2, 3 and 4 और डी 1, 3 and 4। जी 17 हो गए, 3 बाकी हैं, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं जी। आंसर होगा 1, 2 and 3, 1, 2 and 3। शुगर केन जो है वो कैश क्रॉप है, इसको निकाल दीजिएगा। दूसरी बात ये है कि इसके लिए ऑपरेशन ग्रीन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वो नहीं है जिसका कि घरों में डायरेक्टली इस्तेमाल होता हो, राइट।
तो आप इसको ध्यान रखें। हाँ, ये जरूर है कि इससे चीनी बनती है और उसका इस्तेमाल किया जाता है, बट अगेन इट कम्स अंडर अ कैश क्रॉप लिस्ट। ठीक है जी, चलिए इस तरीके से डिफाइन करें, मतलब उस लिस्ट में से कुछ ढूंढने की कोशिश करें। सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लैक इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स। अब ये एरिया जो है ये मेरा है नहीं, बट हाँ, क्योंकि जो क्वेश्चन का आंसर है वो मेरे पास में है, दैट्स व्हाई आई शुड शो यू द आंसर, कैन नॉट डिस्कस दिस आंसर। ठीक है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, गोल्जी एपरेटस और वैकुलोज, आप मेरे से ज्यादा जानते होंगे इस विषय में, ये विषय मेरा नहीं है। तो वैकुलस है, आप पढ़ लीजिएगा इसके बारे में, जिसमें मेरी मास्टरी नहीं होती मैं उसको डिस्कशन नहीं करता हूं, बट इट वाज देयर। 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं हर बार, और उनमें से कुछ ऐसे हैं जो डिस्कशन योग्य हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि नहीं है इसमें। ठीक है ना, द कंडीशन इन विच द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ पीपल एट ओल्ड एज बिकम मिल्की एंड क्लाउडी कॉजिंग पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन इज कॉल्ड। ये वाला मजेदार क्वेश्चन है, आई कैन डिस्कस दिस वन बिकॉज थोड़ी सी एक तो बायोलॉजी पढ़ी है और दूसरी बात हाल ही में मेरी आंखें खराब हो गई हैं, है ना, तो मतलब चश्मा लग गया है, आप देख ही रहे हैं। तो मायोपिया, प्रेसबायोपिया, कैटरैक्ट और हाइपरमेट्रोपिया। देखिए ये जो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया है, ये दोनों क्वांटिटी की बात करते हैं, क्वांटिटी ऑफ आईसाइट आपकी खराब होती है। कह रहा है लेंस दूधिया हो जाता है, जब भी ये कहे ना लेंस दूधिया हो रहा है तो कैटरैक्ट है, मोतियाबिंद कहते हैं, है ना। और बाकी सभी जो है वो ये है क्वालिटी, ये आपकी क्वालिटी ऑफ साइट को नीचे कर देता है, ये क्वांटिटी को, ये क्वांटिटी को, ये भी क्वालिटी को, लेकिन इससे पूरी आंख की स्ट्रक्चर में ही गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि जो ऊपर वाला सेक्शन होता है उसका लचीलापन कम होने लगता है और ओपेसिटी आने लगती है, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी कम हो जाती है। सो नेक्स्ट और लास्ट, विच ऑफ द क्रिकेटर वॉन 2019 आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप्स गोल्डन बैट। 2019 का कौन सा क्रिकेटर था जिसे कि गोल्डन बैट जीता था जिसने, तो आपको उसका नाम बताना है। स्टीव स्मिथ, रोहित शर्मा, बेन स्टोक्स, ये क्या हुआ, कौन नहीं देते तुम? हाँ, तो स्टीव स्मिथ, रोहित शर्मा, बेन स्टोक्स या केन विलियमसन, आपको बताना है इनमें से किसको मिला। हाँ, प्रेसबायोपिया इज रिलेटेड, बिल्कुल जी। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यही है जो कि धड़ाधड़ नंबर मार रहे हैं, रन मार रहे हैं। तो रोहित शर्मा जिन्हें कि गोल्डन बैट दिया गया, ये थे आज के 20 क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आप लोगों को मजा आया होगा इनमें। अगर किसी को अगर कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिलहाल अपना स्कोर बता दीजिए फटाफट से, ईमानदारी से।